हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी भी फंसे हुए हैं जिनको भारत लाने का काम जारी है। लगातार 8 फ्लाइटें जा चुकी हैं जो वापस लेकर आ रही हैं विद्यार्थियों को। आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी भारत लौट रहे हैं। भारत की ओर से ऑपरेशन गंगा के तहत भी उड़ानें की गई और उसके तहत वहां से जो विद्यार्थी फंसे हुए थे, लोग फंसे हुए थे भारतीय, उनको वापस लाने का काम भी जारी है। और साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी पूरा पक्ष में डटते हुए कहा है कि हम 70 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने जा रहे हैं। जो यूरोपीय देशों के बैंक हैं उन्होंने रूस का 45 लाख करोड़ रुपया सीज कर लिया है और इसी के चलते ही जो रूस की जनता है उसके ऊपर भी वित्तीय बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने परमाणु बम हमले की भी धमकी दे दी है, जिससे स्थितियां बहुत गंभीर होने वाली स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। और यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने 4300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया है और तकरीबन 200 से अधिक सैनिकों को बंदी भी बना लिया है। रूस ने यूक्रेन के जो सबसे बड़े विमान है, महाबली विमान को भी उसको ध्वस्त कर दिया है। मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में उसका विमान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये कार्गो विमान है और इस पर अब यूक्रेन की ओर से टिप्पणी की गई है कि इसके ऊपर सारा खर्चा हम रूस से ही वसूलेंगे। तो यूक्रेन के ऊपर रूस ने अब तक 56 जो है रॉकेट दागे हैं और इसके अलावा 113 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। बिल्कुल। और साथ ही जो उनका मिलिट्री का बेस था, आर्मी का बेस था यूक्रेन का, उसको भी निशाना बनाया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पर 70 के करीब सैनिक मारे गए हैं, जो खबरें हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं, विभिन्न प्रकार के विषय लेते हैं इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। शाही जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। शाही जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शाही जी, खुलासा न्यूज़ का कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस युद्ध की। रूस और यूक्रेन के दरमियान युद्ध जारी है। बातचीत हुई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को कि किस प्रकार के हालात बने हुए हैं यूक्रेन में? बिल्कुल, 5 दिन बीत चुके हैं और युद्ध अपनी चरम सीमा को पार करने के कगार पर पहुंच चुका है जी। स्थितियां बहुत गंभीर बन चुकी हैं। रूस की सेना मात्र 20 किलोमीटर दूर रह गई है यूक्रेन की राजधानी कीव से। जी। अगर कीव पर इसी तरह की स्थितियां बनी रही तो वहां पर स्थितियां और भी गंभीर हो जाएंगी। जनता अब सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रूस की सेना का विरोध करना शुरू कर चुकी है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो उन्होंने अपने रूस के 12 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है जासूसी के आरोप में। जी शाह जी, बिल्कुल हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थी भी फंसे हुए हैं जिनको भारत लाने का काम जारी है। लगातार 8 फ्लाइटें जा चुकी हैं जो वापस लेकर आ रही हैं विद्यार्थियों को। आज भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी भारत लौट रहे हैं। और इसी के चलते बात की जाए रूस की तो रूस को बड़े झटके लगने शुरू हो चुके हैं। रूस के ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है लेकिन फिर भी रूस की ओर से लगातार हमले जारी हैं। आपने बता ही दिया है कि राजधानी कीव की ओर रूसी सेना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही बात की जाए जो इनके राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। और साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने भी पूरा पक्ष में डटते हुए कहा है कि हम 70 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने जा रहे हैं। जी, वहीं एक चीज़ मैं और भी चर्चा की बात करना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में 29 वोटें पड़ी, जबकि भारत ने कूटनीति अपनाते हुए इसमें से बायकॉट कर दिया, यानी कि उन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो क्या ये चीज़ें, ऐसा नहीं लगता कि भी रूस और यूक्रेन के साथ भारत का इस तरह के अलग अलग राजनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए शाही जी, रूस और यूक्रेन के हालात इस समय बहुत ख़राब हो चुके हैं। इसी के चलते भारत
नहीं चाहता कि किसी प्रकार की उसमें दखल अंदाजी की जाए। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो पूरी तरह से देश को चला रहे हैं। इसी के चलते उनकी कूटनीति हो सकती है कि इस मामले में ना पड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। और वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने भाषण में भी इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने नाम नहीं लिया, ना यूक्रेन का ना रूस का। उनका कहना है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं उनके लिए भारत को मजबूत होने की ज़रूरत है। हमें भारत को और मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत की ओर से ऑपरेशन गंगा के तहत भी उड़ानें की गई और उसके तहत वहाँ से जो विद्यार्थी फंसे हुए थे, लोग फंसे हुए थे भारतीय, उनको वापस लाने का काम भी जारी है। एयर इंडिया की 6 फ्लाइट तकरीबन आ चुकी हैं, जिसमें से तकरीबन 2000 से अधिक भारतीय वापस आ चुके हैं। वहीं भारत सरकार की ओर से खाद्यान्न पदार्थ और अन्य खाद्य सामग्री को भी यूक्रेन में भेजने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि वहां पर जो रह रहे भारतीय हैं उनको किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर एक चीज और भी देखा जाए तो वो है कि रूसी करेंसी की एक दिन में 26% की गिरावट दर्ज की गई है, जो बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। जी बिल्कुल शाही जी, जो रूसी करेंसी है रूबल, उसका भी नुकसान हुआ है, वो भी काफ़ी नीचे आ चुकी है। बता दें कि अमेरिकी डॉलर की बात की जाए तो एक अमेरिकी डॉलर जो रूबल है, रूसी करेंसी है, उसके मुकाबले में काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, जो अब 105.27 रूबल का हो चुका है, जो पिछले शुक्रवार तक 86 रूबल का ही था। इसी के चलते ही जितने भी बड़े बैंक हैं उन्होंने भी लेन देन को लेकर संयम बरतना शुरू कर दिया है। बात की जाए तो जो यूरोपीय देशों के बैंक हैं उन्होंने रूस का 45 लाख करोड़ रुपया सीज कर लिया है, और इसी के चलते ही जो रूस की जनता है उसके ऊपर भी वित्तीय बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के बैंकों ने अपनी जो ब्याज दर थी वो बढ़ा दी है, 20% कर दिया, जबकि 9.50% हुआ करती थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूस सेंट्रल बैंक पर भी पाबंदी लगा दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूरोप के देशों की ओर से इस तरह की पाबंदी लगाना एक बहुत अच्छा संकेत भी माना जा सकता है कि ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके। बिल्कुल जी, पूरी तरह से रूस की बात मानी जाए तो रूस वालों का कहना है, जब उनकी मीटिंग हुई थी तो हमारा कहते यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, हम तो सिर्फ कुछ शर्तें रख रहे हैं कि एक तो नाटो का सदस्य ना बने, नाटो से अलग हो जाए यूक्रेन। और वहीं उन्होंने बात की थी कि जिस प्रकार से वहाँ पर नाजी हैं जिनका कब्जा है उनको हटाया जाए और तख्ता पलट किया जाए, फौज तख्ता पलट कर दे, तो ये बातें नहीं मानेंगी यूक्रेन की ओर से। और यूक्रेन का भी कहना था कि क्रीमिया व डोत्सान है एक जगह, वहाँ से रूसी फौज का कब्जा हटा लिया जाए, वापस बुलाया जाए। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि जंगबंदी की जाए और साथ ही युद्ध विराम लगेगा और रूसी फौज यूक्रेन को छोड़ दे। परंतु एक इसमें चिंता का विषय संधू साहब एक और भी बनता जा रहा है कि रूस ने परमाणु बम हमले की भी धमकी दे दी है, जिससे स्थितियां बहुत गंभीर होने वाली स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। और यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने 4300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया है और तकरीबन 200 से अधिक सैनिकों को बंदी भी बना लिया है। ये चीज़ मानवीय जो मानवाधिकार है उसके ऊपर भी एक चिंता की परेशानियां खड़े करने वाली बात, स्थितियां उत्पन्न होती जा रही है। परंतु एक चीज मैं और इसमें दर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि भी भारत की जो वहां पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं, उसमें खास बात यह है कि वहां पर जो मेडिकल शिक्षा है बहुत सस्ती होने के कारण वहां पर हमारे छात्र वहां का दौरा करते हैं। वहां 25 लाख रुपए में तकरीबन 6 साल की एमबीबीएस की पढ़ाई हो जाती है, जबकि भारत में यही स्थितियां 1 से सवा करोड़ रुपए में होती है। तो ऐसे में विद्यार्थियों का वहां पर रुख करना ये एक बहुत अच्छा भी माना जा सकता है, परंतु दूसरी तरफ यह भी चिंता का विषय है कि आखिर भारत में इतनी महंगी पढ़ाई क्यों है तो और यूक्रेन में इतनी सस्ती क्यों है। देखिए शाही जी, 2 ही मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं हर इंसान की, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। बिल्कुल, इसी के चलते हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारी सरकारें हैं, उनके ऊपर यही इल्ज़ाम लगते रहे हैं, उनके ऊपर यही सवाल उठते रहे हैं कि ये दोनों ही जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। आप बात कर लें सरकारी अस्पतालों की, तो सरकारी अस्पताल में जाने से लोग कतराते हैं, भागते हैं, महंगा इलाज करवाने को मजबूर हैं। और इसी के चलते सरकारी जो हमारा स्कूलों का तंत्र है वो इतना
नीचे आ चुका है कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। हालांकि जब सरकारी पोस्टें निकलती हैं तो काफ़ी तरह के मापदंड रखे जाते हैं, काफ़ी तरह की स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद टेस्ट भी होता है, फिर कहीं जाकर सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन प्राइवेट जो शिक्षक होते हैं वो चाहे क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन फिर भी उनका शिक्षा का स्तर और जो सरकारी वाले हैं काफ़ी डिफरेंट रह जाता है। तो इसके चलते जिस प्रकार से हायर एजुकेशन की बात की जाए तो हायर एजुकेशन का भी बुरा हाल है। जितनी हायर एजुकेशन है फिर भी लोग बेरोजगार घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसी के चलते युवा या तो विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। अभी एक और भी जानकारी मिली है कि रूस ने यूक्रेन के जो सबसे बड़े विमान है, महाबली विमान को भी उसको ध्वस्त कर दिया है। मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में उसका विमान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये कार्गो विमान है और इस पर अब यूक्रेन की ओर से टिप्पणी की गई है कि इसके ऊपर सारा खर्चा हम रूस से ही वसूलेंगे। लगभग $3 बिलियन का खर्चा आने का इसका अनुमान बताया जा रहा है। जी, वहीं एक चीज और भी है, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते महंगाई ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। उसकी खास बात यह है कि बाजार में खाद्य तेल रिफाइंड 20 रुपए और वनस्पति के घी के दाम तकरीबन 30 रुपए बढ़ गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि वनस्पति घी का जो 1 किलो का पैक था वो 140 से 170 रुपए अब बिक रहा है। रिफाइंड व घी ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है, जबकि सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आता है। यानी कि यूक्रेन से अब तेल की आपूर्ति बंद हो गई है। इसके कारण रेट में बहुत जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, जो केवल भारतीय नहीं सारे विश्व पर ही इसका बहुत असर दिखाई देगा। जी शाही जी, बात की जाए यूक्रेन की तो यूक्रेन के ऊपर रूस ने अब तक 56 जो है रॉकेट दागे हैं और इसके अलावा 113 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। बिल्कुल। और साथ ही जो उनका मिलिट्री का बेस था, आर्मी का बेस था यूक्रेन का, उसको भी निशाना बनाया है। काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर। 70 के करीब सैनिक मारे गए हैं जो खबरें हैं। और साथ ही आपको बता दें कि रूसी फौज ने भी जिस प्रकार से हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन ने जब उसको मुंह तोड़ जवाब दिया तो उनकी 2 मिलिट्री गाड़ियों को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसके साथ एक चीज और भी जोड़ी जाए तो खेलों की बात है, तो खेलों में फीफा ने भी रूस के ऊपर पाबंदी लगा दी है। रग्बी की जूनियर चैंपियनशिप को भी रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह की स्थितियां भी काफी गंभीर है। कल बीते दिन भी आपको याद होगा हमने चर्चा की थी क्योंकि पुतिन ब्लैक बेल्ट हैं तो उनकी ब्लैक बेल्ट को भी छीन लिया गया है और उसके अलावा उनके जूडो के जो वो इंटरनेशनल चेयरमैन थे उनको भी उस पद से उनको निष्कासित कर दिया गया है। बिल्कुल शाही जी, बता दें कि 2022 आइस हॉकी चैंपियनशिप होने जा रही है, उससे भी रूस की टीम को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही 2023 की युवा चैंपियनशिप की मेज़बानी करनी थी रूस ने, उससे भी उसको वापस ले लिया गया है। मेज़बानी अब रूस नहीं कर सकेगा। जी, वहीं रूस ने 36 देशों की फ्लाइट पर भी अपनी पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। एक तरफ विश्व रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रहा है, वहीं रूस भी अपने दबाव को कम नहीं होने दे रहा। उसने 36 देशों की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी है। अब उनकी फ्लाइट्स रूस में अभी फिलहाल नहीं लैंड कर पाएंगी। शाही, यूक्रेन के बाद आपने बात की कि जिस प्रकार से वहां पर हमले हो रहे हैं, महंगाई की मार भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो खासकर भारत में बात की जाए तो भारत में अमूल दूध के रेट बढ़ चुके हैं। नए रेटों की लिस्ट जो जारी हो चुकी है। वहीं पर पंजाब में वेरका का दूध है, उसके दाम भी बढ़ चुके हैं। इसमें लगभग 2 रुपए की वृद्धि दर्ज की जा रही है और 2 रुपए की वृद्धि काफ़ी ये कह सकते हैं कि रसोई के बजट को हिलाने में काफ़ी अहम रोल अदा करेगा प्रति लीटर के हिसाब से। तो वहीं हम अगली खबर की तरफ एक और भी खबर दिखाई दे रही है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि विक्रम सिंह मजीठिया, जिन्हें ड्रग्स मामले पर उनको जेल हो गई थी और वो पटियाला जेल में बंद थे, आज उनका जन्म दिवस है और सुखबीर बादल जो कि अकाली दल के सुप्रीमो हैं, वह उनसे मुलाकात करने खास तौर पे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, विक्रम मजीठिया कानून का सामना कर रहे हैं। FIR उनके ऊपर दर्ज हुई थी। उन्होंने बिल्कुल जो निचले स्तर की कोर्ट होती है उसमें भी ज़मानत लगाई लेकिन नहीं मिली। उसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया तो उसके बाद भी ज़मानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन 23 फरवरी तक, 20 फरवरी को इलेक्शन थे पंजाब में, तो 23 फरवरी तक उनको राहत मिली थी। 23 फरवरी के बाद वो फिर
पेश हुए थे कोर्ट में तो उनको जेल भेजा गया, तो अब उनको पटियाला जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं पर कल जो प्रधान थे पूर्व श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बीबी जागीर कौर, वो भी उनका हाल जानने मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो इसी के चलते आज सुखबीर सिंह बादल जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं वो भी इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात शाही जी की सेंट्रल जेल पटियाला के बाहर श्रोमणी अकाली दल ने एक टेंट लगा लिया है जहां पर खान पान की व्यवस्था भी कर ली गई है। बिल्कुल, वैसे तो ये सारी स्थितियां कुछ अलग तरह के नज़रिया बयान करती हैं, परंतु अपने अपने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अपना आप उनके कद के बराबर अपने आप को खड़ा करने के लिए हर एक नेता कोशिश करता है। इसी कारण वह उनसे मुलाकात करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं, ताकि मजीठिया के साथ मुलाकात करने के बहाने ढूंढ रही हैं, और इसीलिए उन्होंने घर के जेल के बाहर टेंट भी लगा लिया। जी शाही जी, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी नमस्कार। सो दर्शकों, कल इसी समय इसी कार्यक्रम में फिर से नए मुद्दे लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।